ये वंदन है। तो सबसे पहले मैं अतिरिक्त उपायुक्त महोदय जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आए, माननीय आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें तथा अपनी बात रखें। अतिरिक्त उपायुक्त। ट्रांसपोर्ट पब्लिकेशन के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हमारे मुख्य अतिथि श्री गुप्ता आए, चीफ कलेक्टर ऑफिसर हरियाणा, हमारे एडिशनल प्रिंसिपल जी, चेयरमैन जिला परिषद, हमारे एसडीएम पंचकुला, डीजीएम पंचकुला, पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए हमारे प्रतिनिधि, म्यूनिसिपल काउंसिलर, आरटीओ के प्रतिनिधि और हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूट से आए हुए हमारे सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर। सर्वप्रथम इस मौके पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मुख्य तौर पे हमारे मुख्य अतिथि का मैं धन्यवाद और स्वागत भी करना चाहूँगी। होता था ये प्रोग्राम, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन आई कि इसको एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करके इसकी इस तरह से पब्लिसिटी की जाए कि ताकि और ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि जो हमारा समर रिवीजन शुरू हो चुका है और इसमें जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन आज हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रल रोल का, उसको देखने के बाद अगर किसी की कोई ऑब्जेक्शन है, क्लेम कोई करना चाहता है कि इलेक्ट्रल रोल में कोई जो नाम है सही नहीं आया, किसी भी करेक्शन की जरूरत है, उसके बारे में जो कि हमारे रेलेवेंट फॉर्म्स हैं 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, उस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जो हमारा इलेक्ट्रल रोल है, इलेक्शन जो चुनावी प्रक्रिया होती है, इसका महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अगर आप कोई नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं, चाहे पंचायत इलेक्शन में, चाहे असेंबली या पार्लियामेंट में, जब फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपका नाम इलेक्टोरल रोल में होना जरूरी है, तभी आप उसके लिए नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से जब बूथ पे आप वोट डालने जाते हैं तब भी आपको वोट डालने का अधिकार तभी मिलेगा जबकि इलेक्टोरल रोल में इसका नाम होगा। क्योंकि अक्सर बाकी लोगों की शिकायतें आती है जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं, मतलब भी पंचायत के इलेक्शन हमारे चल रहे थे, उस टाइम पे लोगों की कंप्लेंट थी कि हाँ तो इलेक्टोरल रोल में नाम ही नहीं है। तो उस टाइम को ये बात होता है कि सब में टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है कि उस टाइम के अंदर हमें करना होता है और जब आप लोग कंप्लेंट लेके आते हैं तब तक उसका जो कार्रवाई करने का टाइम होता है वो निकल चुका होता है। तो जब हम ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आप लोग देखें, वैसे तो सारा काम चलता है हमारा, लेकिन ये समरी डिवीजन का जो हमने स्पेशल कैंपेन शुरू किया है, तो यही कि आप लोग फिर से एक बार चेक कर लें अपने इलेक्टोरल में कि आपका नाम है या नहीं है, कहीं गलती से कट तो नहीं गया है, कहीं किसी करेक्शन की जरूरत तो नहीं है। और इसमें हमारा जो कैंपेन है ये 1 से 31 अक्टूबर तक चलेगा, उसमें आप लोग क्लेम ऑब्जेक्शन देंगे, उसके बाद जो ERO है हमारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसको डिसाइड करेंगे और सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फिर हमारे 10 जनवरी को इसका फाइनल पब्लिकेशन होगा। तो अभी डिटेल में आपको और भी कई बातें बताई जाएंगी। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने मुख्य अतिथि का और सभी प्रतिभागियों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, जो पर्पज के ऑर्गेनाइज किया है, वो पर्पज हमारा अच्छे फुलफिल होगा। धन्यवाद। अभी अतिरिक्त उपायुक्त ने जो भी इस महीने के दौरान ये वोटर लिस्ट, वोटर बनाने का कार्य है, अगर किसी का नाम गलत है उसको ठीक करवाने का, यदि किसी के नाम में कोई त्रुटि है उसको ठीक कराने का, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपना नाम तब्दील करवाने का, ये प्रक्रिया इस दौरान की जाएगी। अब मैं अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी हरियाणा श्री नीलेश्वर शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और इस कार्यक्रम के संबंध में
उपाध्याय जी, जिला परिषद पंचकुला की चेयरपर्सन श्री ऋतु, जिला परिषद कॉरपोरेशन के अन्य मेंबर्स, RWS के मेंबर्स, प्रेस के हमारे पत्रकारों और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ जो हमारा इलेक्टोरल रोल रिवीजन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, rather मैं कहूँगा कि जो आज से शुरू हो गया है, उस का एक औपचारिक उद्घाटन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस अवसर पर माननीय श्री अंकुर गुप्ता जी ने समय निकाल करके यहाँ आने का हमारा आग्रह स्वीकार किया। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ आप सभी महानुभाव यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का मैं निर्वाचन विभाग हरियाणा की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि अभी ADC में हम बता रहे थे कि जो रिवीजन का कार्यक्रम है वो प्रारंभ होगा और ये 10 जनवरी 2017 तक चलेगा। उसी के बारे में मुझे निर्देश हुआ कि थोड़ा विस्तार से मैं आपसे बात करूं। तो एक प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया है। हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे जो प्रावधान हैं उनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके सामने हम रख पाएं। तो ये आप देख रहे हैं स्पेशल असेंबली रिवीजन है 2017 का। आप सोच रहे होंगे 2017 क्यों है, रहती है इस रिवीजन के दौरान जो नेक्स्ट ईयर का 1 जनवरी होता है, उस 1 जनवरी को जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, 18 से ज्यादा का, तो वो भी इसके दौरान आवेदन कर सकता है। इलेक्ट्रोल अगर हम कंटिन्यूअस अपडेशन में तैयार करते हैं तो केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, और अगर कोई मई में, जून में, बाद में जो 18 का होता है वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए एक अभियान के तौर पर कार्यक्रम चलाया जाता है कि जो भी हमारे नौजवान साथी हैं या जो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी कारण से रह रहे हैं, वो इन एडवांस अपना आवेदन सबमिट कर सके और उनको जो है 1 जनवरी के बाद हम जो उनका एपिक हम बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वो हम उनको उपलब्ध करवा सकते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि हमने हमारी जो वेबसाइट है हरियाणा निर्वाचन विभाग की CO हरियाणा .NIC.in पे, उससे हमने इसका प्रकाशन कर दिया है। इसके बाद ऑब्जेक्शन ये हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन है। हमने उसमें जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में है वो प्रकाशित कर दिए, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए ये जानने के लिए कि किनका नाम इसमें दर्ज है, और नियमानुसार उस पार्ट में रहने वाले व्यक्ति को ये हक है, वो ये देख सकता है कि जिन व्यक्तियों का नाम दर्ज है वो पात्र है कि नहीं है, वो एरिया में रहते हैं कि नहीं है। तो इसीलिए क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, क्लेम जो भी व्यक्ति अपना दावा देना चाहे कि मैं साल 18 साल का 1 जनवरी को हो जाऊंगा, मेरा ये एड्रेस है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरे प्रमाण है इनके, वो साथ लगा करके वो दे सकते हैं। और ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं कि अगर कोई अपात्र व्यक्ति जो है उसका नाम उसमें है, अपात्र व्यक्ति कौन है ये हम आगे जाकर के बात करेंगे, कौन पात्र है कौन अपात्र है। उसके बाद आप देखें इनका बाकायदा जो है जो रोल है ये रिलाइज की जाएंगी, ताकि लोगों को वो इन दोनों तिथियों में 16 तारीख को और 23 तारीख को वो अपने बूथ पर उपलब्ध होंगे अपना मतदाता सूची लेकर के उस पार्ट की, ताकि उन लोगों को दिखा। आम जनता को 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक अपने फॉर्म जमा करवाने हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। आगे की प्रक्रिया वो अधिकारियों के स्तर की है, वो अपने आप चलती रहता की तरफ से जारी किया गया है। स्पेशल कैंपेन डेट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, BLA वहाँ फॉर्म आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जो फॉर्म हमारे रहते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, कोई कीमत नहीं है। कई बार इस तरह की इक्का शिकायतें हमारे पास आती हैं, तो हमारा निवेदन रहेगा कि अगर इस तरह की कोई शरायत, ये फॉर्म
कुछ एडीसी मैडम पहले आपको बता चुके हैं। कहता है कि फॉर्म भरते हुए कुछ गलतियां रह जाती हैं या तैयार करते हुए कार्ड कुछ गलतियां रह जाती हैं, नाम की, पते की, आयु की, तो वो गलतियों के सुधार के लिए फॉर्म 8 जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और 8 ये एक फॉर्म है, जैसे कई बार क्या होता है कि एक ही हल्के में सुबह पंचकुला असेंबली के ही बासिंदे हैं और सेक्टर 6 से उठ करके सेक्टर 25 पे चले गए हैं, तो पता हमारा बदल गया है, तो वो पता और पार्ट चेंज करवाने के लिए फॉर्मेलिटी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये पात्र कौन है, कौन एलिजिबल है? 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2017 को जब 18 का हो जाएगा, 18 या ज्यादा का, वो भी पात्र है इसमें अप्लाई करने के लिए। इंडियन सिटीजन, नागरिक होना चाहिए हिंदुस्तान का, और ये एक दिन तक पोलिंग एरिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस इलाके का, उस पोलिंग एरिया जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब पोलिंग स्टेशन से होता है। एक पोलिंग स्टेशन के साथ एक एरिया अटैच है, उस एरिया के लोग वहीं जाकर के मतदान करते हैं, उसको हम पार्क बोलते हैं। तो उस पार्क में वो रहने वाला होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए, सामान्यतः रहने वाला। कोई मजदूरी करता है, कोई और काम धंधा करता है, उसके लिए आदमी कहीं बाहर जाता है तो वो उसमें शामिल नहीं है, वो एग्जेम्प्टिव है। अदरवाइज रहना जो है वो सामान्य तौर पर अगर वो वहाँ पर रहता है तो वो पात्र है उसके लिए। एक क्राइटेरिया उसमें दिया हुआ है कि व्यक्ति को वहाँ सोना चाहिए। आमतौर पर कहते हैं रसोई होनी चाहिए, रसोई का कोई सवाल नहीं है। खाना तो आजकल आपको मालूम है 20-40% लोग जो है वो तो बाहर ही खाते हैं, तो कई लोगों का अगर रसोई चलता ही नहीं, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग वंचित हो जाएंगे। तो सोने की जो कंडीशन है कि सोना, आदमी सोता कहाँ पर है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस यहाँ तक है कि अगर कोई व्यक्ति फुटपाथ पर सोता है तो वो भी जो भारत का नागरिक है उसका एक ये सम्मानजनक अधिकार है कि वो अपना मत बनवा सके। तो उसके लिए वो भी एंटाइटल है, उसकी एक प्रक्रिया है, वो ज्यादातर हमारे यहाँ उसमें काम आने की बात नहीं है। और आगे कंडीशन लिखी है उसमें कि जो भी व्यक्ति है वो इन ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। पहला, भारत का नागरिक नहीं है, सवाल में पैदा नहीं होता, कोई भारत का नागरिक अगर नहीं है तो उसका वोट बनेगा ही नहीं। अनसाउंड माइंड, किसी का दिमागी संतुलन जो ठीक नहीं है, लेकिन वो दैट शुड बी डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये नहीं है कि मुझे लगे कि पड़ोसी का वोट कटवाना है और लिखा के साथ उसका तो दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और ऑब्जेक्शन डाल में हुआ, ऐसा नहीं है। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है दिल्ली सर्टिफाइड बॉडी कोर्ट होनी चाहिए, या कोई और चुनावी कोई धांधलियों की वजह से कोई सजा वगैरह कुछ इस तरह की बातें वो इसमें दी गई। अब ये कानून जो है ये मैं बता चुका हूँ, क्वालिफाइंग डेट हर साल की 1 जनवरी रहती है, इस निवेदन में अगले साल की 1 जनवरी है। सेक्शन 17 कहता है कि एक व्यक्ति एक ही जगह एक ही कृषि चौथी में अपना वोट दर्ज करवा सकता है, अपना मतदाता बन सकता है। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, आपको जो बेहतर जनप्रतिनिधि हैं इस बारे में आप थोड़ा जागरूकता कीजिए। व्यक्ति इस बात को बढ़ाना चाहिए। 18 साल रेजिडेंस, ये सब चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं जिनको ये नियम ऑर्डिनरी रेजिडेंस का लागू नहीं होता है। जैसे कोई एमपी बन जाता है, अब एमपी बनने के बाद तो वो दिल्ली में रहते हैं, तो अब कहें के साथ वो तो दिल्ली में रहते हैं, ऐसा नहीं है। उनके लिए कानून में छूट है, तो जहाँ रहते हैं, जब जो उनका निवास है वहाँ पर अपना वोट बनवा सकते हैं। जेल में कोई व्यक्ति किसी कारण से है, या विद्यार्थियों को जो भी ये प्रावधान है कि वो जहाँ पर पढ़ते हैं, अगर वहाँ हॉस्टल में रहते हैं या अदरवाइज रहते हैं, तो उस जगह पर कॉलेज बनवा सकते हैं या अपने मूल निवास में बनवा सकते हैं। सर्विस वोटर्स, ये तो फौजी भाइयों के लिए है, जहाँ पर उनका सर्विस वोट भी बनता है, उनको फिर पोस्टिंग भेजा जाता है, गाँव में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अब इसमें एक कंसेशन आ गया है कमीशन की तरफ से कि जहाँ पर उनका पोस्टिंग है, सपोज कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का है, अम्बाला में पोस्टिंग है, तो वो अम्बाला में अपना वोट बनवा सकता है। पर्सन ओनली डिक्लेयर्ड ऑफिस में राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, ये जो इस तरह के कुछ ऑफिस हैं उन लोगों के लिए ये छूट है। ये प्रोसीजर की बात करें, ये फॉर्म हमें अप्लाई करना है 6, 7, 8 ए मैं आपको बता चुका हूँ। आगे क्या है कि जैसे आज ये कार्यक्रम शुरू हो गया है, आज किसी बीएलओ के पास या किसी आरओ के पास 10 फॉर्म आ गए,
तो उसका लिस्ट जो है वो आगे बन जाएगा। फॉर्म 9 हमने लिखा है, आपकी जानकारी के लिए, आपसे इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। इसी तरह से 7 नंबर का जो है 10 में, 8 नंबर 11 में, 8 है 11 के लिए। कई बार फॉर्म देने को लेकर के बड़ा मसला खड़ा हो जाता है कि साहब, मैं तो क्षमा कीजिए, मैं बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहूँगा कि साहब मैं कॉर्पोरेटर हूँ, मैं मुझे मेरे लाके के ये 50 फॉर्म आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति या तो स्वयं अपना फॉर्म दे सकते हैं या अपने परिवार के सदस्य का दे सकता है। उसके अलावा कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है। एक प्रावधान है, उसके बारे में बात करेंगे हम। डीएलए शख्स जो है वो हो सकता है, जो आज के समय में हरियाणा में अपॉइंटेड नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि बार बार हम निवेदन करते हैं कि आप बूथ लेवल एजेंट अपना बनाइए, हर बूथ के लिए एक अपना एजेंट आप बनाइए, ताकि वो इस प्रक्रिया में या और जो चुनावी कार्य हैं उसमें वो सहयोग कर सके। उसके फायदे कहीं, एक तो यही फायदा है, बल्क में वो फॉर्म सबमिट कर सकता है। कमीशन की तरफ से उसको इजाजत है कि वो एक समय में 10 व्यक्तियों का फॉर्म दे सकता है। कंडीशन केवल इतनी है कि वो उसमें एक सर्टिफिकेट देने के साथ जो पर्टिकुलर इनके हैं, जो विवरण है, इनका नाम, पिता का नाम, पता, आयु, जो भी कुछ है, ये सब सही है और मैंने व्यक्तिगत रूप से इनको वेरीफाई कर लिया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि वो अपने डीएलए अपॉइंट करें, ताकि इस प्रक्रिया में जो है वो सहयोग हो सके। दूसरा फायदा इसका ये रहेगा कि उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है, पारदर्शिता जो है वो रहेगी। अक्सर कई बार शिकायतें आ जाती है कि साथ डीएलए ठीक काम नहीं कर रहा है, डीएलए कहीं पर झुका हुआ है, उसका बायस है, कहीं पर हमारे वोट नहीं बनाता है, उनके वोट बनाता है, ये आम बातें हैं। तो इन पर भी जो है वो एक अंकुश लगने की बात आ जाएगी। जब आपका अपना एजेंट डीएलए जो है वो उसके साथ में होगा, तो इस तरह की कोई संभावना जो है वो नहीं रहेगी। तो ये डीएलए का है, वो 10 फॉर्म दे सकता है। उसमें वो एक प्रक्रिया का पार्ट है कि अगर वो पूरे उसमें 30 से ज़्यादा फॉर्म देता है तो फिर ईआरओ को क्या करना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फैक्ट ये है कि डीएलए जो है वो एक समय में 10 फॉर्म दे सकता है। आगे नहीं देना चाहिए। डिक्लेरेशन में आप ऊपर देखें, आज सिटीजन ऑफ इंडिया बात डाटा पढ़ने के लिए आवेदन नहीं दिया है। सीधी सी बात है कि एक से ज्यादा हल्के में आप आवेदन नहीं करेंगे। उसके बाद ये तो कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति गांव से यहाँ शिफ्ट होकर के आ गया कि आपको अपने पुराना जो विवरण है वो अपने फॉर्म में जरूर देना, वो डिक्लेरेशन में जरूर देना है। ईआरओ के लिए हिदायतें हैं कि अगर इस तरह का कोई मामला है और वो ये नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और कटवाना है, नया बनवा लिया आपने, यहाँ पर आपने अपना विवरण दिया नहीं है। अगर आप विवरण दे देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी खत्म। उसके बाद महकमे की जिम्मेदारी है कि वो आपके पिछले जहाँ स्थान, ये फॉर्म 7 के लिए छोटा सा डिक्लेरेशन है कि जो तथ्य और विवरण ऊपर दिया गया है फॉर्म में, वो मेरे ज्ञान के मुताबिक सही है। अगर ये डिक्लेरेशन ठीक नहीं है, हमें ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये बात का प्रचार करें कि एक व्यक्ति एक ही स्थान पर अपना विवरण बनवाए। और ईआरओ जो है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, आमतौर पर जो कंस्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वही ईआरओ होते हैं, वही मतदाताओं का पंजीकरण करते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। ये फॉर्म का भी समिति में कंफर्म ईआरओ डीओ ऑफिस और सीएससी, आजकल कॉमन सर्विसेज सेंटर चल रहे हैं, वहां पर भी आप फॉर्म जो है दे सकते हैं। ये देखिए आप डीएलओ को कैसे जानेंगे, इसमें पहले जिले का नाम आएगा, फिर कंस्टिट्यूंसी का नाम आ जाएगा, फिर उसमें बूथों के नाम आ जाएंगे, तो आप उसमें बड़े आसानी से सिलेक्ट करके जान सकते हैं कि हमारे बूथ का जो डीएलओ है वो कौन है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। ऑनलाइन भी आजकल के टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट, तो ऑनलाइन भी एक प्रावधान है कि हम फॉर्म भर सकते हैं, 6-7 जो भी चाहें। ये कमीशन की वेबसाइट है, कमीशन का ये पोर्टल है, NVSP, नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल करके बोलते हैं उसको, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। या जो निर्वाचन विभाग हरियाणा की जो वेबसाइट है
उस पर भी आप जाएंगे तो हम सीधा आपको NVSP पर ले जाएंगे और वहाँ जाकर के आप उसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में लोगों को थोड़ा ये रहता है कि आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद वो डाउनलोड करके कंसर्न अधिकारी उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजते ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। प्रोविजन 31 में आपको बता चुका हूँ। अब की बार ये भी प्रावधान किया गया है कि जो क्लेम और ऑब्जेक्शन आएंगे PRO के पास, वो बाकायदा डिस्प्ले किए जाएंगे, वेबसाइट पर डाले जाएंगे कि सुबह आपका वार्ड नंबर 15 का पोलिंग स्टेशन है, तो वहां पर जितने फार्म आए हैं AC वाइज भी उनको सबको इकट्ठा करके पूरी लिस्ट वेबसाइट पर डाली जाएगी, PRO के नोटिस बोर्ड पर डाली जाएगी, पॉलिटिकल पार्टियों से बकायदा सूचित किया जाएगा। और हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सूचित कर रहे हैं, तो आप अपने उस पर निगाह रखिएगा, आप उसको वेबसाइट पे जाके देखते रहिए और कहीं भी आपको लगता है कि ये इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है या कोई बात ऑब्जेक्शनेबल है तो आप उसको रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल ऑन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, ये प्रक्रिया है जो PRO हमारा है, जो मतदाता पंजीकरण अधिकारी है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैंडेटरी है कि आज फॉर्म आता है तो 7 दिन का प्रावधान है। उस 7 दिन का प्रावधान इसीलिए है कि आज मैंने आवेदन किया